पिछले क्लास में दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा हो रहा था, अनुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। तो हम आप लोगों ने दूसरे क्वेश्चन में किन किन चीज़ों का व्याख्या कर लिया। अनुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, यह बात हो गया। अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक बार देख लीजिए 4 प्रकार उसके कौन कौन से हैं। सबसे पहला था आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक हुआ। एक क्या था, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा क्या था, हिमांक अवनमन। और चौथा प्रासरणी दाब। आज के क्लास में इन्हीं 4 टॉपिक को डिस्कस करना है, जिसमें शुरुआत हम आप लोग कहाँ से करने जा रहे हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से। तो सबसे पहले आप हेडिंग ले लीजिए, नंबर 1, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और देखते हैं सर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, किसको कहते हैं। पहले इस बात को अच्छा से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है, बिल्कुल शुद्ध, और इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है इस समय पर पी नोट। क्या है वाष्प दाब, पी नोट ना। जैसे ये जल है, इस जल का वाष्प दाब पी नोट है, अभी केवल और केवल जल है, शुद्ध जल है। लेकिन इसमें किसी ने क्या कर दिया, चीनी ऐड कर दिया। चीनी कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील है। कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है। जैसे चीनी को ऐड किए तो क्या बना भाई, एक विलयन बन गया। अब इस विलयन का वाष्प दाब पाया गया कि थोड़ा घट गया है। क्यों घटा, इस पर चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। पहले इस पॉइंट को देखिए। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं अवाष्पशील विलय। जैसे अवाष्पशील विलय ऐड करते हैं तो बनता है विलयन, और इस विलयन का वाष्प दाब हम मान लेते हैं क्या, पीएस। तो हम पाते हैं प्रैक्टिकली तौर पर कि पीएस का जो वैल्यू है वो कम हो गया है। किससे, पी नोट से। पीएस का वैल्यू किससे कम हो गया, पी नोट से। आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो देखिए जब चीनी को जल में ऐड कर दिया गया तो चीनी जल में घुलने के बाद जल के घनत्व को बढ़ा दिया, यानी ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। क्या कर दिया, ज़्यादा गाढ़ा। अब कुछ टेम्परेचर उसके घनत्व को कम करने में जा रहा है, उसको पिघलाने में जा रहा है, यानी वाष्प बनने का दर जो है उसी घनत्व में वृद्धि के कारण घट जाता है। वाष्प बनने का दर किसमें वृद्धि के कारण घटता है, घनत्व में वृद्धि के कारण घट जाता है। अब जितना घटा उसको हम कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। डेल पी से उसको हम सूचित करते हैं। कितना घटा, तो डेल पी घटा। घट के कितना हुआ, तो पी नोट से पी एस हो गया। तो पता चल जाएगा पी नोट से पी एस जब घटा देंगे तो एक्चुअल डेल पी आ जाएगा। इसको हम कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन जब इस वाष्प दाब के अवनमन को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष व्यक्त करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 70 था, 70 mm, और घट के हो गया कितना, 60 mm। तो घटा कितना भाई, डेल पी हो गया 10 mm। कितना mm हो गया, 10 mm। अब इस 10 mm को फिर से हम 70 mm से भाग दे देंगे, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष व्यक्त कर देंगे। तब ये कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कैसा अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। तो आप यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन के लिए फॉर्मूला बना लीजिए, पी नोट माइनस पी एस बटा क्या, पी नोट। ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला। तो मोटे तौर पर डेफिनेशन अब लिखा जा सकता है, सो लिख लीजिए। तो डेफिनेशन लिखिए, हर कोई लिखिए। डेफिनेशन यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी होती है।
जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब के अवनमन को शुद्ध विलायक के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है तो उसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो उसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब यहाँ से इन सारी बात को आप नोट कर दीजिए, एक एक चीज़ अपने आंसर में बखूबी रूप से शामिल कीजिए। हो गया। अब देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको राउल्ट ने फिर मोल अंश के साथ रिलेट कर दिए। किसके साथ रिलेट कर दिए? मोल अंश के साथ। और उन्होंने इस पर क्या कहा, उस पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कहा भाई। तो चलिए लिखते हैं इसके जस्ट नीचे राउल्ट के जगह पर और क्या लिखा जा सकता है? रॉबल के नियमानुसार अगर उनके स्टेटमेंट को हम माने, दूसरा विकल्प है क्या? मानना ही पड़ेगा। सो लिखिए, स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मूल अंश के बराबर होता है। मूल अंश के बराबर कर देंगे, अर्थात यहाँ पर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं सर? डेल पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल अंश। मोल अंश को किससे सूचित करते हैं? एक्स से। आप चाहें तो इसे और तोड़ सकते हैं, डेल पी के जगह पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स के जगह पर स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी विलय का मोल बटा विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। ऐसा कर सकते हैं, नोट कर दीजिए सर क्विक। एक अनुशंख गुणधर्म आपका समाप्त होता है, दूसरा अनुशंख गुणधर्म की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए। अब दोबारा जब ये क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप में कि राउल्ट नियम या रॉबल के नियम को लिखें, तो क्या फिर से मैं बतलाऊंगा या फिर आप इसी को लिखेंगे? यही लिखना है, यही राउल्ट का क्या है? नियम है, मूल नियम है। अब दूसरा पॉइंट पर आइए। दूसरा पॉइंट क्या है? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन क्या सर? नहीं सर, यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है, या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली जब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तब आप बना लीजिएगा आप, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। देखिए क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन सब कुछ इसी के साथ हो रहा था। इसमें यदि हम एक पॉइंट देखें यहाँ पर कि क्या था भाई, कुछ तो था अलग किस्म से थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर ये रहा। जैसे देखिए, जल में जब आप चीनी को मिलाते हैं तो विलयन बनता है, और विलयन जो होता है जल से ज़्यादा गाढ़ा होता है। गाढ़ा चीज़ों को गर्म करिएगा तो वो पहले उबलेगा, कि पतला चीज़ों को गर्म करिएगा वो पहले उबलेगा। पतला चीज़ें जो तुलनात्मक रूप से पतला है, कम गाढ़ा है, वो पहले उबलेगा। जो ज़्यादा गाढ़ा है उसको उबलने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जल में हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन के
वाष्प दाब में तो कमी होती ही होती है, उसके साथ साथ क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है। ये तीन चीजें एक ही जैसा वर्क करेगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन एक साथ वर्क करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग टू हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि लिखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, अब इसका सिंबल क्या होता है, तो इसे संक्षेप में डेल टी बी, देखिए डेल मतलब परिवर्तन, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट लिखा जाता है। अब इसको अगर आप बाय ग्राफ बना के दिखाइए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ इसके लिए लेता हूँ, ये y पोल हो गया, ये x पोल हो गया। y पोल के ऊपर हम वेपर प्रेशर को लेते हैं और x पोल के ऊपर टेम्परेचर को लेते हैं। सर जब शुद्ध विलायक था, जल था, तो उसका क्वथनांक ये रहा टी नोट। हालांकि आप जान लीजिए, शुद्ध विलायक जब जल हो तो जल का क्वथनांक 273 केल्विन, ये जल का क्वथनांक 1 एटीएम प्रेशर पर कितना 373 केल्विन होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बातें ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं। जैसे अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो क्वथनांक थोड़ा बढ़ जाता है, टी नोट से क्या हो जाता है, टीएस हो जाता है। बढ़ गया, कितना बढ़ा, देखिए यही वृद्धि हुआ ना, इसी वृद्धि को हम कहेंगे डेल टी बी। अच्छा, एक चीज़ तो हो रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें रिलेट होके मिल रहा है कि अर्थात डेल टी बी बराबर टी एस माइनस क्या, टी नोट। लेकिन ग्राफ में एक चीज़ें और देखने को मिल रहा है, ये जो विलायक है इसका ग्राफ थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है और विलयन का ग्राफ थोड़ा नीचे है उसके तुलना में। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों एक ऊंचा हो गया और क्यों एक नीचे रहा, इस पॉइंट्स को भी समझना है। तो आपने पीछे वाला जब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। भाई वेपर प्रेशर घटता है, इसलिए वेपर प्रेशर उतना नहीं जा सकता है। ये हो गया आपका क्या, विलायक, ये विलायक है और ये आपका क्या है, विलयन है। तो उसके नीचे, यानी जब आप क्वथनांक उन्नयन को डिफाइन करेंगे तो उसके नीचे निश्चित रूप से आप ये ग्राफ और फॉर्मूला लिखेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, जब क्वथनांक उन्नयन यहाँ तक हो चुका है, जो प्रॉपर क्वथनांक उन्नयन है, लेकिन इसी क्वथनांक उन्नयन को राउल्ट ने भी नहीं छोड़ा। राउल्ट ने कहा कि ठीक है, जब हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक में वृद्धि होगी, लेकिन कितना वृद्धि होगी इसका कोई एक प्रॉपर रिलेशन तो होना चाहिए। तो राउल्ट ने क्वथनांक उन्नयन से संबंधित एक नियम दिया, जिसे क्वथनांक उन्नयन से संबंधित राउल्ट के नियम के नाम से जाना जाता है। सो इसके जस्ट आगे लिखिए स्टार लगाकर, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम। क्वथनांक उन्नयन से संबंधित राउल्ट ने कैसा नियम दिया भाई, तो कुछ खतरनाक था नहीं, बहुत सिंपल था। राउल्ट ने कहा, लिख लीजिए, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन
का क्वथनांक उन्नयन, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मूललता के समानुपाती होता है। मूललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल टीबी समानुपाती स्मॉल एम और डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम और डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, अब मोलालिटी को आप चाहो तो तोड़ सकते हो, x बटा डब्ल्यू टी गुना 1000 बटा डब्ल्यू इन ग्राम। अब एक क्वेश्चन आ जाता है सर, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? घुल्ल के अनुभार एवं क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित करें। तो देखिए ये घुल्ल का क्या है, अनुभार है, और ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। इस दोनों में एक संबंध आ गया है ना, बस ऐसे करके आपको संबंध स्थापित करना। तीसरा क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप में है वो बोर्ड ने 3 साल क्वेश्चन को पूछा है, शायद 2011 में, 2016 में और 2021 में, तीनों बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इस पर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी अलग करके पूछे गए, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, या डायरेक्टली भी एक बार क्वेश्चन आया है कि क्वथनांक उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम लिखें। नोट कर लीजिए इसको तेजी से। तो क्वथनांक उन्नयन का काम खत्म। अब क्वथनांक उन्नयन के बाद तीसरा क्या है भाई? तीसरा है आपका हिमांक अवनमन या हिमांक का अवनमन। हिमांक अवनमन सेम बात लिखिएगा, बिल्कुल वही कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में क्या होती है, कमी होती है, जिसे क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। मतलब सीधे तौर पर समझिए कि कोई शुद्ध विलायक है, उसमें आप जब अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब घटता है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक भी घटता है। ये तीनों चीजें एक साथ वर्क कर रहे होते हैं ना। 2 चीज घट जाता है, कौन कौन घटता है? हिमांक घटता है और क्या घटता है? वाष्प दाब घटता है। लेकिन बढ़ता क्या है? क्वथनांक बढ़ जाता है। ये तीनों एक साथ वर्क कर रहा होता है। सो लिखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी होती है, जिसे हिमांक अवनमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे संक्षेप में डेल टी एफ, डेल मतलब परिवर्तन, टी मतलब टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इसे संक्षेप में डेल टी एफ लिखा जाता है। यहाँ पर भी एक ग्राफ हम बनाएंगे और उस ग्राफ के जरिए वर्क करेंगे। जैसे देखिए, ये ग्राफ का एक्स पोल है और ये ग्राफ का वाई पोल है। वाई पोल पर फिर से हम वेपर प्रेशर रखने वाले हैं और वेपर प्रेशर रख देते हैं, और इस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेम्परेचर को रखने वाले हैं। जैसे मानिए कि जब शुद्ध विलायक था तो उसे जमाने के लिए यहाँ से यहाँ तक ठंडा करना पड़ रहा था ना, ठंडा करते थे। ये शुद्ध विलायक है टी नोट, लेकिन इसमें जब अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिए तब इतना दूर नहीं ठंडा करना, इतना ठंडा करना। इतना ठंडा करना मतलब इतना कम ठंडा करना हुआ ना, इतना कम ठंडा जो किए, यही तो हिमांक में क्या हो गई, अब नमन हो गई। तो पहले आप ग्राफ मिला दीजिए। अच्छा, वाष्प दाब इस बार भी प्रॉपर रूप से क्या होगा, घटेगा। देखिए प्रॉपर रूप से घट गया, इतना घटा, ये कहलाएगा हमारा डेल टी एफ, और इस बार ये होगा टी एस।
सो फाइनली हम लिख सकते हैं डेल टी एफ बराबर टी नोट माइनस टी एस, यानी क्वथनांक उन्नयन से ये अपोजिट है। क्वथनांक उन्नयन में क्या था, टी एस माइनस टी नोट, इसमें क्या है टी नोट माइनस टी एस। अब इस पॉइंट को आप कह देते हैं ये बिलियन हो गया। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, आप बगल में भी कहीं पर लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, विलायक हो गया। नोट कर लीजिए सर, इस पर भी राउल्ट ने अपना नियम दिया होगा, तो इस पर भी राउल्ट ने अपना नियम दिए हैं, उसको भी लिखना है। पहले इसको नोट करिए, राउल्ट नियम को इससे भी रिलेट करके देखना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए राउल्ट ने जो नियम दिया, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं हिमांक अवनमन से संबंधित जो राउल्ट नियम है उसके लिए लिखिए, राउल्ट महोदय के अनुसार राउल्ट महोदय के अनुसार। अब राउल्ट क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, जो कहते आए हैं वही कहेंगे। और क्या कहते आए हैं भाई, तो इनका कहना है कि किसी बिलियन का हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन उसके मोललता के समानुपाती होता है। सेम स्टेटमेंट है क्वथनांक उन्नयन के जैसा ही, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं, अर्थात डेल टी एफ समानुपाती स्मॉल एम। अब इसको और आगे तक लेकर जाना होगा, सो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, या डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एक्स बटा डब्ल्यू टी गुना 1000 बटा डब्ल्यू इन ग्राम। नोट कर लो सर। अब जैसे के बी वहाँ होता था, वैसे यहाँ पर के एफ है, तो के एफ हो जाएगा, जहाँ के एफ बराबर हिमांक अवनमन स्थिरांक, मात्रक होगा इसका केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, या बहुत बार केल्विन पर मोलालिटी भी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर के बी है, तो के बी का मतलब हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मात्रक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का भी होगा केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या केल्विन प्रति मोललता, मात्रक में कोई अंतर नहीं है। तेजी से लिख डालो सर, हो गया। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक टर्म और बचा हुआ है। चौथा पॉइंट क्या होगा, प्रासरण एवं प्रासरणी दाब। अच्छा है प्रासरणी दाब, लेकिन पढ़ना बोनस में किसको भी पढ़ रहा है, प्रासरण को। क्योंकि बिना प्रासरण को समझे प्रासरणी दाब एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा समझना उसे डिफिकल्ट है। तो चलिए चौथा पॉइंट लिखिए, नंबर 4 प्रासरणी दाब। प्रासरणी दाब, बहुत बार इसे प्रासरण दाब भी कहते हैं। प्रासरणी दाब या प्रासरण दाब क्या है देखिए, दो बीकर लेते हैं सर, और दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यहाँ पर होल है, पाइप है, इसमें SPM लगाते हैं। क्या लगाते हैं, SPM। SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम आप लोग क्या कहेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली किसको कहते हैं, तो ऐसा झिल्ली जिससे केवल विलायक का कण स्थानांतरित होता है, जिससे केवल किसका कण स्थानांतरित, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाने के बाद दोनों बर्तन में हम विलयन डाल देंगे। बस फर्क ये रखना है कि एक में हमको कौन सा विलयन,
देखो भाई दूसरा जो है इसके तुलना में थोड़ा कैसा है, गाढ़ा है, इसके तुलना में पहला वाले के तुलना में थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसको हम आप लोग कहेंगे कैसा विलयन, सांद्र विलयन। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन के अंदर क्या डिफरेंट है? तनु विलयन मतलब निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता, और सांद्र विलयन का मतलब उच्च सांद्रता। एक हो गया निम्न सांद्रता और एक हो गया उच्च सांद्रता। अब होगा क्या, इस एसपीएम से तनु विलयन का विलायक जाने लगेगा किसमें, सांद्र विलयन में, और तब तक इसका विलायक इसमें जाते रहेगा जब तक कि इसका सांद्रता बढ़ के इसके बराबर न हो जाए या फिर इसका सांद्रता घट के इसके बराबर न हो जाए। मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा होगा, इसका सांद्रता बढ़ेगा और इसका सांद्रता घटेगा। देखिए परासरण क्रिया के दौरान क्या होता है, परासरण क्रिया के दौरान तनु विलयन का सांद्रता बढ़ता है और सांद्र विलयन का सांद्रता घटता है, क्योंकि तनु विलयन का विलायक किस में प्रवेश कर रहा होता है, सांद्र विलयन में प्रवेश करता है। इस घटना को परासरण कहते हैं। अब परासरण की क्रिया को बंद करने के लिए सांद्र विलयन पर एक दाब लगाया जाता है, और वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को बंद कर दे उसे कौन सा दाब कहते हैं, परासरणी दाब। लेकिन इसके एक विपरीत प्रभाव भी है। वह विपरीत प्रभाव क्या है, गलती से मान लीजिए हमने ज्यादा दाब लगा दिया, गलती से जब ज्यादा दाब लगा देंगे तो ये सांद्र विलयन का विलायक अब झिल्ली को फाड़ते चीरते निकल आएगा किसमें, तनु विलयन में, तो उल्टा परासरण होने लगेगा। कैसा परासरण होने लगेगा, उसको कहेंगे उल्टा परासरण, रिवर्स परासरण या प्रतिलोम परासरण या व्युत्त परासरण के नाम से भी उसे जाना जाएगा। तो उसको भी हम आप लोग रिलेट करेंगे। पहले सबसे पहले लिख लेते हैं परासरणी दाब, कि परासरणी दाब क्या है। तो परासरणी दाब समझ में आया, सांद्र विलयन पर अध्यारोप या परासरण को भी यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए तो आप लिख सके। सो लिखिए, तो जब तनु विलयन एवं तनु विलयन एवं सांद्र विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली के सहायता से पृथक किया जाता है, तो तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन में प्रवेश करने लगता है। यह घटना परासरण कहलाता है। अब एक बात और है भाई, परासरण की क्रिया तब तक चलते रहेगी जब तक कि दोनों विलयन का सांद्रता आपस में बराबर ना हो जाए। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, परासरण की क्रिया तब तक चलते रहता है जब तक कि दोनों विलयन का सांद्रता आपस में बराबर न हो जाए। तो एक चीज यहां से और स्पष्ट होता है कि परासरण की क्रिया होती है दो समान सांद्रता वाले विलयन में, दो असमान सांद्रता वाले विलयन में। तो क्या होगा, असमान सांद्रता वाले विलयन में ही परासरण की क्रिया होगी, समान सांद्रता वाले विलयन में परासरण की क्रिया नहीं होगी। ये थ्योरी का हिस्सा है, परासरणी दाब का डेफिनेशन नहीं है, नोट कर लीजिए। फिगर बनाइए। यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हैं, परासरण की दिशा जो होता है वह तनु से सांद्र विलयन की ओर होता है। तो परासरण की दिशा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, यानी परासरण की क्रिया निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद हम लिख लेंगे परासरणी दाब।
प्रसरणी दाब। और प्रसरणी दाब किसको कहेंगे? सांद्र विलयन पर अध्यारोपित वह दाब जिसके कारण प्रसरण की क्रिया बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो हम लिख लेते हैं सांद्र विलयन पर अध्यारोपित वह दाब जिसके कारण प्रसरण की क्रिया बंद हो जाती है, उसे प्रसरणी दाब कहते हैं। इसे पाई से सूचित किया जाता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है सर, वो बनता है पाई बराबर CRT। और इसी को आप लिख सकते हैं पाई बराबर CC मतलब सांद्रता मोल बटा आयतन N बटा V RT। इसको और आप जब तोड़ देंगे तो पाई बराबर X बटा WT गुना 1000 बटा भीम ml गुना क्या RT। नोट कर लो सर तेजी से।